हाँ जी बच्चों, नमस्ते। नमस्ते बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे टीपू सुल्तान और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 1799 ईस्वी। ये है टीपू सुल्तान का जो कार्यकाल है वो है। ठीक है। अब जो हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले तो हम टीपू का थोड़ा सा परिचय दे दें आपको कि टीपू सुल्तान जो है, सुल्तान तो वो बाद में लगा जब वो सुल्तान बना था, लेकिन उसका नाम जो है टीपू जो है, उसका जन्म है 1749 ईस्वी में हुआ था। और एक मुसलमान फ़कीर जो है टीपू मस्तान ओलिया के आशीर्वाद से हैदर अली के घर में इसका जन्म हुआ और उसका नाम फ़तेह अली टीपू रखा गया था। इतिहास में यह बहुत ही वीरता के कारण ये टीपू सुल्तान का नाम जो है प्रसिद्ध है। और अंग्रेज़ों और उसका मराठों के प्रति उसका दृष्टिकोण जो है अधिक ही कठोर था। और ये हैदर अली की तरह निरक्षर नहीं था, बल्कि ये पढ़ा लिखा था, है ना। उसको लाइब्रेरी और किताबों को संकलन करने का बड़ा शौक था और खुद भी कई किताबें लिख चुका था। तो मतलब ये है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने टीपू सुल्तान के लिए कई गलत गलत बातें प्रस्तुत की है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो ऐसा नहीं था। उसको अत्याचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, धर्मांध यानी कि धर्म का कट्टर ऐसे के बातें अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने टीपू के संबंध में बहुत कुछ लिख करके इन भ्रांतियों को दूर कर दिया है, जिन भ्रांतियों को अंग्रेजों ने पैदा की थी। अब हम आगे बताएंगे कि टीपू के शासक बनने के समय दक्षिण भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति जो है वो बहुत ही चिंताजनक थी। और हैदर अली की जब मृत्यु हो गई, इसके बाद तो मैसूर के विरोधियों ने आंख उठाई थी। मराठे और निजाम दोनों ने ही मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर दावा किया कि ये कुछ क्षेत्र हमारे हैं। और इससे क्या है कि अंग्रेज़ों को भी अवसर मिल गया मैसूर की राजनीति में हस्तक्षेप करने का। अब जो है टीपू के सामने इस समय दो ही विकल्प थे, या तो वो राजनीतिक अन्य राज्यों से राजनीतिक संबंध जो है उसको मधुर बनाने की कोशिश करे, या उसको है मतलब कोशिश करे, या फिर वो विस्तारवादी मतलब जो नीति अपनाए तो वो नहीं अपनाए और क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। लेकिन क्या हुआ कि टीपू जो है अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई और अपने विरोधियों को ललकारता रहा। आगे आगे विरोधी उसके बन गए थे। और ऐसा भी मतलब इसलिए किया कि क्योंकि टीपू सुल्तान स्वयं एक अच्छा सेना नायक था और महत्वाकांक्षी भी था, योग्य भी था। अब जो है हम बताएंगे कि मराठा और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुआ है 1785 से 87 के बीच में, तो मंगलोर की संधि से मतलब जो हमने देखा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हो गया था। और अब जो है टीपू मराठों और निजाम के विरुद्ध कोई दमनकारी कार्य करे तो इस स्थिति में वो आ चुका था। 1785 ईस्वी के आरंभ में उसने नारगुंड और कित्तूर जो है वो इसके दुर्गों पर अधिकार किया, और जो दुर्ग जो पहले से ही मराठों के पास थे या इनके अधिकार में थे।
नाना फडणवीस जो था अंग्रेजों से सहायता प्राप्त करने में असफल प्रयास किया और उसके बाद नाना ने निजाम की सहायता से बादामी का दुर्ग और गजेंद्रगढ़ जो है उसको जीत लिया था। फिर भी हम बता रहे हैं कि टीपू की जो पैदल सेना थी वो मराठों की घुड़सवार सेना से बहुत ही अधिक विस्तृत थी, बहुत अच्छी थी। इसी बीच जो है अंग्रेजों ने मेलेट को जो है पूना में अपना रेजिडेंस नियुक्त किया था और कुछ सेना पूना की ओर भी भेजी थी। तो इस समय टीपू जो है इसने सोचा कि शायद मराठे और अंग्रेज एक हो रहे हैं, तो उसने उस समय मराठों से संधि कर ली और दोनों पक्षों में के जो जीते हुए प्रदेश थे वो लौटा दिए, यानी कि मराठों ने भी लौटा दिए मैसूर के प्रदेश और मैसूर ने भी मराठों के प्रदेश लौटा दिए। और टीपू से जो मराठे चौथ और सरदेशी जैसे जो खिराज वगैरह वसूल करते थे वो भी कम कर दिए और उसके बदले में टीपू ने जो है मराठा युद्धबंदी जो मैसूर में कैद थे उनको छोड़ दिया। अब जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 ईस्वी के बीच में हुआ है। टीपू की महत्वाकांक्षा जो थी इतनी बढ़ गई थी और अंग्रेजों के खिलाफ तो उसकी जो घृणा थी, जो नफ़रत थी वो बहुत ही बढ़ गई थी और वो नफ़रत उसे विरासत में मिली थी और वह विदेशी शक्तियों के सहयोग से जो है अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। इसलिए टर्की के सुल्तान से सहायता प्राप्त करने के लिए 1786 में एक प्रतिनिधि मंडल कुस्तुनतुनिया जो है आधुनिक बेजेंटाइन जिसको कहते हैं, इसकी राजधानी है तुर्की की, वहाँ भेजा था और वहाँ से वो प्रतिनिधि मंडल जो है फ्रांस से निकला था, है ना। तो ताकि वो फ्रांस से भी सहयोग प्राप्त कर सके, क्योंकि हमने शुरू से ही देखा है कि हैदर अली के समय में भी फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध थे और टीपू ने भी फ्रांसीसियों से अच्छे संबंध बनाए थे। तो उसका ये उद्देश्य था कि कुस्तुनतुनिया प्रतिनिधि मंडल भेजे तो फ्रांस होके जाए तो फ्रांस में भी उसको कोई सहयोग मिल सकता है और फ्रांस से भी सहयोग मिल सकता है। तो अब जो है कि टीपू ने जो है दूसरा एक प्रतिनिधि मंडल था वो भी उसके मतलब फ्रांस के लिए तैयार किया था और वो दोनों मिशन जो है वो उसके असफल रहे, कारण कि उस समय टर्की के सुल्तान जो है रूस और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है संघर्ष कर रहा था और अंग्रेजों की मैत्री संबंध पर ही निर्भर था। इसलिए उसने ये कार्यवाही करने से मतलब कर नहीं पाया, जो टीपू को सहायता देनी थी वो दे नहीं पाया। मराठा मैसूर युद्ध के समय में जो है अगस्त 1886 में ब्रिटिश रेजिडेंट मेलेट ने मराठों को सैनिक सहायता देने का वचन तो दिया था, परंतु सितंबर 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया और वो जानता था कि मतलब कोई ऐसी तैयारी नहीं है तो हमें ऐसे मतलब कोई भी तरह का खतरा उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई सैनिक तैयारी नहीं है। तो इस समय क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का बहाना बना करके टीपू से मंगलोर की संधि की दुहाई देकर मराठों को सैनिक सहायता देने से मना कर दिया। परंतु कॉर्नवालिस तो जो है वो टीपू से तो मैत्री चाहता ही नहीं था। अब उसने देखा कि दक्षिण में
अंग्रेजों को प्रभुता स्थापित करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि मराठे और निजाम दोनों ही मैसूर की शक्ति को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, वो उससे ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे में वो एक ऐसे अवसर की तलाश में तो था, और वो अवसर उसे मिल गया, टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने का बहाना। ठीक है बच्चों। अब जो है कर्नवालिस जो है और टीपू के संघर्ष जो है, उसमें इतिहासकार जो है वो दो तरह के मत देते हैं कि मतलब पहला तो ये है कि कंपनी ने भारत में अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण टीपू से संघर्ष किया, और इस संबंध में भी दो तर्क हैं। उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं कि चूंकि मंगलोर की संधि कंपनी के लिए अपमानजनक थी। हमने देखा है कि बहुत ही अपमानजनक संधि थी, और और टीपू जो है अतः टीपू से कंपनी जो है वो बदला लेना चाहती थी। किंतु कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है भारत में अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहा था, लेकिन टीपू ने ही खुद ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि जिससे विवश होकर के कॉर्नवालिस जो है टीपू पर आक्रमण करने को मजबूर हो गया। टीपू ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया, और उसने हैदराबाद के गंटूर पर अधिकार किया। निजाम ने भी कॉर्नवालिस से टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता देने की प्रार्थना की, किंतु इधर कॉर्नवालिस ने एक बहाना बनाया पिट्स इंडिया एक्ट की धाराओं का, और कह दिया कि मैं अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर रहा हूँ, इसलिए कोई सहायता नहीं दे पाऊँगा। अतः कॉर्नवालिस ने एक और मार्ग ढूंढ निकाला, और 7 जुलाई 1789 को निजाम से कहा कि कंपनी उसे सैनिक सहायता देने को तैयार है, किंतु निजाम ये उसे आश्वस्त कर दे कि इस सेना का प्रयोग जो है कंपनी के जो मित्र हैं उनके विरुद्ध नहीं करेगा। और ऐसा कहकर के कंपनी के जो मित्र थे इनकी एक सूची कॉर्नवालिस ने निजाम को थमा दी, जिसमें टीपू सुल्तान का नाम जानबूझ करके नहीं दिया था, और इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध निजाम को सैनिक सहायता देने का मतलब दूंगा, ये बात उसने बताई। और दूसरी बात यह है कि कॉर्नवालिस को उस समय टीपू सुल्तान के विरुद्ध सैनिक सहायता जो है नहीं देनी पड़ी, किंतु कॉर्नवालिस की जो कार्यवाही थी जो है पिट्स चलो ठीक है नहीं देनी पड़ी। हाँ, अब जो है हम पढ़ेंगे टीपू द्वारा ट्रावनकोर पर अधिकार। 1773 ईस्वी में हैदर अली ने कालीकट जो है बंदरगाह है, जो कालीकट जो है वह उस पर अपना अधिकार स्थापित किया था, जिसमें कालीकट और ट्रावनकोर के बीच में स्थित कोचीन जो करके एक जगह है, कोचीन एक शहर है, उस पर भी उसका आधिपत्य बढ़ गया था। और कोचीन के क्षेत्र में 40 मील लंबी ट्रावनकोर की लाइन थी जो सामरिक महत्व की थी। ये लाइन्स जो थी सामरिक महत्व की थी,
और इस लाइन में पहुंचने का मार्ग दो दुर्ग जो है करांगनूर और दूसरा जो है आइकोट से नियंत्रित था। और जो ये दुर्ग जो थे वो डचों के अधिकार में थे और ट्रावनकोर के शासक ने इन दोनों दुर्गों को डचों से खरीद लिया था। चूंकि टीपू भी इसे खरीदना चाहता था, अतः क्रुद्ध होकर के टीपू ने 29 दिसंबर 1789 को ट्रावनकोर पर धावा बोल दिया और जो कंपनी का शुरू से ही मित्र था, है ना। और यही कॉर्नवालिस के लिए युद्ध करने का बहाना था कि वो अब टीपू के खिलाफ सैनिक कार्यवाही करेगा। यद्यपि कॉर्नवालिस ने 5 दिसंबर 1789 को एक है डुंडाक्स करके एक अंग्रेज अधिकारी था, उसको लिखा था कि ट्रावनकोर के राजा का बिना ब्रिटिश सरकार की सहमति के इन दुर्गों को खरीदना जो है बिल्कुल ही गैर वाजिब है। फिर भी कॉर्नवालिस ने टीपू की कार्रवाई को युद्ध का कारण मान लिया और टीपू ने इस लड़ाई को केवल सीमावर्ती झड़प ही बताया, किंतु कॉर्नवालिस कहता है कि नहीं, तुमने जानबूझ करके ऐसा किया है। अब जो है कॉर्नवालिस ने युद्ध आरंभ करने से पूर्व मराठा और निजाम से संधि करने का निर्णय लिया। 1 जून 1790 को निजाम के साथ, 4 जुलाई 1790 को मराठों के साथ, इस तरह से 2 संधियां टीपू सुल्तान के खिलाफ कर ली और दोनों से ये कहा कि हम अंग्रेज़ों को ही सैनिक सहायता देंगे और टीपू को नहीं। अंग्रेज़ों ने युद्ध की उपलब्धियों को 3 भागों में बांटने का आश्वासन दिया था। यानी कि अगर हम युद्ध करते हैं टीपू से तो हम जो प्रदेशों को विजय करेंगे उसे हम 3 भागों में बांटेंगे, यह आश्वासन दिया। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने टीपू के खिलाफ त्रिगुट का निर्माण किया और कॉर्नवालिस ने मद्रास के गवर्नर हालैंड को बिना बताए टीपू के विरुद्ध संधियां की थी। अतः हालैंड को जब इस बात का पता चला तो उसने कॉर्नवालिस को लिखा कि जो कुछ टीपू से चाहता है वो लिख करके भेज दे और टीपू इसे स्वीकार कर लेगा। और हालैंड के इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर कॉर्नवालिस ने हालैंड को वहाँ से हटा करके बंगाल बुला लिया और उसके स्थान पर मीडोज नामक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया, जो कॉर्नवालिस की योजनाओं को जो भी है उसको वो आसानी से क्रियान्वित कर सकता था। ऐसे अधिकारी की नियुक्ति उसने की, क्योंकि उस समय के जो पत्र मिले हैं उससे ये पता चलता है कि टीपू किसी भी तरह से युद्ध करने के पक्ष में नहीं था, किंतु कॉर्नवालिस टीपू की महत्वाकांक्षा और उसकी बढ़ती शक्ति को ख़त्म करना चाहता था। इसलिए मीडोज ने टीपू की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया और अप्रैल 1790 पर ट्रावनकोर पर आक्रमण करने का बहाना बना करके टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर ली। ठीक है बच्चों, फिर युद्ध की घटनाएं जो है और युद्ध का आरंभ हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।